हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम आपका एक टेस्ट लेने वाले हैं साइंस का, जिसमें कि 20 प्रश्न होगा और आपको सभी प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और आपका यदि जो जवाब इसमें देखना है कि आप कितना सही कर पाते हैं, आपका तैयारी किस लेवल का है और अभी आपको और क्या करना है। तो यदि आप लोग का 15 से ऊपर नंबर आ रहा है तो आपका तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है और इसी प्रकार से अपना तैयारी को जारी रखिए। और जिन विद्यार्थियों का 15 से कम नंबर आ रहा है, 14 आ रहा है, 13 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो उन्हें और भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे ढंग से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो लास्ट में आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही आया है। ईमानदारी से, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं करना है, ईमानदारी से आपको बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर बताना है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है कि किस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है, और जितना प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है वो लास्ट में कमेंट बॉक्स में करके बता देना है कि मेरा इतना सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं कि बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। यहाँ पर बताना है कि बॉक्साइट जो है वो किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं 3 नंबर कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ध्यान से समझिए कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो रंध्रों से होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे होता है, तो रंध्रों से होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं 4 नंबर कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सभी चीज़ आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है कि पर्णहरित किसमें पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, पर्णहरित या क्लोरोफिल मैग्नीशियम में पाया जाता है। यानी मैग्नीशियम जो होता है वो पर्णहरित या क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि नर युग्मक कहलाता है। यहाँ पर आप लोग बताइए कि नर युग्मक क्या कहलाता है। हम सभी के कमेंट का रिप्लाई करेंगे, तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नर युग्मक क्या कहलाता है। तो नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर युग्मक क्या कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है। लास्ट में आपको बताना है कि कितना सही गया, ईमानदारी से, बिना कोई चोरी के। यहाँ पर आपको अपने आप को देखना है कि मेरा तैयारी किस लेवल का है और हमको आगे क्या करना है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं 6 नंबर की प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पर बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि जो प्रकाश का अपवर्तन पूछेगा तो प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 ही नियम होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कोण आई का जो मान होता है वो कोण आर के बराबर होता है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इस बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं 7 नंबर कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा होता है उसका एसआई मात्रक जूल होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं याद है उसे कॉपी में लिख करके याद कर लेना है, लेकिन किसी भी तरीक़ा से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार क्लास 10th बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग 8 नंबर।
यहाँ पर आपको बताना है कि मनुष्य में अनुशीतलन दाब होता है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि मनुष्य में अनुशीतलन दाब कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक होता है अनुशीतलन और दूसरा होता है प्रकुचन दाब। तो अनुशीतलन दाब 80 होता है, यानी अ से अनुशीतलन, और अ से 80 होता है, यानी 80 आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकुचन का बात किया जाए तो क्या होता है, 120 होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रकुचन क्या होता है 120। लेकिन अनुशीतलन दाब यहाँ पर पूछा है तो 80 सही हो जाएगा, और प्रकुचन दाब 120 होता है। और यदि आपसे पूछे कि मनुष्य में जो होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो 120/80 होता है। इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, यानी किसमें सबसे अधिक गति से विद्युत प्रवाहित होता है। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी है, इसे आप लोग को ध्यान रखना है। चांदी क्या है, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांदी। साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे तन्य धातु कौन है। तो सबसे तन्य धातु सोना हो जाएगा। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि जो कुटपाद होता है वो किसमें पाया जाता है। तो कुटपाद अमीवा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही गया। और क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि ये सारा प्रश्न आपको नहीं भी याद है तो समझ में आ जाए, क्योंकि ये सारे वैसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो अमीबा में होता है कुटपाद, इसे ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अमीबा में भोजन, मतलब अमीबा में जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है वो किससे होता है, तो कुटपाद से होता है। अमीबा अपना भोजन कुटपाद से पकड़ता है, इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 11 नंबर कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता है। प्यारे बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उत्पन्न होता है। ऊष्मा क्षेपी मतलब उत्पन्न होता है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा कि यदि जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, यानी ऊष्मा उसमें ग्रहण कर लिया जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं सब्जेक्टिव वाले क्लास में। आप चाहें तो जा करके यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर की तरफ क्या कहता है कि रक्त का पीएच मान है। प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग को बताना है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है, इसे आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको नीचे बताना है कि रक्त कैसा पदार्थ होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार बोर्ड परीक्षा में ये सारा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, इसे आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन सभी रंगों को देखने के लिए किसका व्यवहार किया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो श्वेत प्रकाश में जो रंग होता है उसको देखने के लिए प्रिज्म का व्यवहार किया जाता है। और प्रिज्म किससे बना होता है, तो कांच का बना होता है। और प्रिज्म में कैसा कितना सतह होता है, तो 5 सतह होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर कि मछली का प्रमुख श्वसन अंग है। यहाँ पर बताना है कि मछली का जो प्रमुख श्वसन अंग है वो क्या होता है। तो ट्रैकिया होता है। मछली का प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है, सॉरी बच्चों, मछली का प्रमुख श्वसन अंग गिल्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को गलफड़ा भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मछली का प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है या गलफड़ा होता है। ठीक है, फेफड़ा किसका होता है, मनुष्य का होता है, इसे आप लोग को ध्यान रखना है।
ट्रैकिया किसका होता है? तिलचट्टा इत्यादि का होता है। त्वचा किसका होता है? तो त्वचा होता है केचुआ इत्यादि का त्वचा होता है। इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं 15 नंबर कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए है परपोषी, ऑप्शन बी है परजीवी, ऑप्शन सी है मृतजीवी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा कि कवक में जो पोषण होता है वो मृतजीवी पोषण होता है और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मृतजीवी पोषण पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन 1.4 kg होता है, यानी 14 ग्राम होता है। इसे आप लोग को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि 1.4 kg ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसे आप लोग को ध्यान रखना है, याद कर लेना है, ठीक है। ग्राम में पूछेगा, ग्राम में आंसर ऑप्शन दी यदि जो देगा तो 1400 ग्राम हो जाएगा और केजी में देगा तो 1.4 kg हो जाएगा मानव मस्तिष्क का वजन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? धनात्मक होता है। इसे आप लोग को ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारा 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको क्लास में एकदम अंत तक बने रहना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलेगा। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। आप लोग को बताना है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देख कर कहीं लग रहा होगा कि ये सब पूछा नहीं जाएगा तो क्या पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए है किडनी, बी है रक्त, सी है श्वेत ग्रंथि और डी है अग्नाशय। तो आपको ध्यान रखना है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है, यानी किडनी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किडनी या वृक्क, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं 19 नंबर कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था। यहाँ पर बताना है कि जो मेंडल नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने आनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे को लिए थे। तो मटर को लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका चयन किए थे? मटर का चयन किए थे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पेड़ पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। यहाँ पर बताना है कि पेड़ पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है ए तथा बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे में जल का परिवहन जो होता है जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। तो कृपया करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका इसमें से कितना सही गया और साथ ही साथ में ये भी बताइएगा कि किस चैप्टर में या फिर किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए जिसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।